आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोलैलिया के बारे में। इकोलैलिया का मतलब होता है कि जो बात आप बोलते हैं, बच्चा ऑटिज्म वाले बच्चे या फिर स्पेशल किड्स जो होते हैं वो उसी बात को सेम टू सेम रिपीट कर देते हैं या थोड़ा अल्टर्ड फॉर्म में या फिर सेम टू सेम रिपीट कर देते हैं, उसको बोलते हैं इकोलैलिया। अभी इकोलैलिया में दो टर्म्स हैं। इको मतलब प्रतिध्वनि होता है। जैसे कि आप एक खाली सा हॉल है, उसमें आप एक बार चिल्लाएंगे तो उधर से रिटर्निंग जो आवाज़ आती है उसको इको बोलते हैं। कुआं वगैरह में हम लोग पहले बच्चे थे तो उसमें जाकर फूंकते थे या फिर जाके आवाज़ लगाएंगे तो उधर से रिटर्निंग आएगा, अपना नाम लीजिएगा उधर से रिटर्निंग आएगा। तो ये होता है इको। लैलिया मतलब होता है लैंग्वेज। ये शायद कोई लैटिन टर्म वगैरह है तो उसका मतलब होता है लैंग्वेज। तो इकोलैलिया मतलब रिवर्स, जो बात आपने बोली है वही रिवर्स आपकी तरफ आनी है बच्चे की तरफ से, इसको बोलते हैं इकोलैलिया। अब ये मेनली दो तरह के होते हैं, एक तो इमीडिएट इकोलैलिया और दूसरा होता है डिलेड इकोलैलिया। इमीडिएट इकोलैलिया में एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि आपने किसी बच्चे से पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो उधर से वो रिपीट करेगा व्हाट इज़ योर नेम, और फिर उसके बाद माई नेम इज ABCD जो भी उसका नाम होगा वो हो सकता है कि वो भी बताए। अगर पता होगा तो वो बताएगा, नहीं पता होगा तो वही बात को वो रिपीट कर देगा। जैसे उसको बोलिएगा कि हेलो गुड मॉर्निंग, तो वो वही गुड मॉर्निंग सेम टू सेम रिपीट कर देगा। हाई फाइव, तो हाई फाइव वो भी कहेगा। जो भी बातें आप कहेंगे वो बात वो रिपीट कर दिया। ये होता है इमीडिएट इकोलैलिया, मतलब तुरंत उधर से रिवर्स हो गया। एक होता है डिलेड इकोलैलिया। डिलेड इकोलैलिया में क्या होता है कि जैसे ये 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद, कुछ कुछ बच्चे महीनों बाद आज की सुनी हुई बात को महीनों बाद रिपीट करेंगे, और वो सीक्वेंशियल ये होता है। वो क्या होगा कि अभी आपने आज पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, दूसरा सवाल कल पूछा कि हाउ ओल्ड आर यू, और तीसरा सवाल पूछा गया कि वेयर डू यू लिव। 3 सवाल हुए। अब आज से 10 दिन 15 दिन बाद वो उसी बात को रिपीट करेगा कि व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव। मतलब जैसे जैसे सीक्वेंस में आपने किया था वैसे ही क्रमशः रेस्पेक्टिवली वो चीज़ों को दोहराएगा। उस दिन उस चीज़ से कोई रेलेवेंस नहीं है, उस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है, फिर भी बच्चा उस बात को दोहरा रहा है। पेरेंट्स भी कंफ्यूज कि कह क्या रहा है। जनरली हम लोगों ने बच्चों में देखा है रिपीटिटिव उनकी लैंग्वेज है, एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। वर्बल स्टिमिंग भी बोलते हैं, एक स्पेसिफिक साउंड निकालते हैं जो बच्चे, उसको वर्बल स्टिमिंग बोलते हैं। तो बच्चों में ये कॉमनली मिलता है। रिपीटिटिव उनकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। कल के वीडियो में हमने बताया था कि रिपीटिटिव एक्टिविटीज़ इसलिए होती हैं, रिपीटिटिव चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत कम ही चीज़ों को जानते हैं, लिमिटेड चीज़ें जानते हैं, इसलिए बार बार उसी को रिपीट करते हैं। इकोलैलिया होने की वजह से ज़्यादातर बच्चों में इकोलैलिया पाया जाता है। इकोलैलिया होने की वजह से क्या होता है कि वो जो बात आप बोलेंगे या फिर दिन भर में वो जो कार्टून वगैरह देखेंगे, वो कुछ भी राइम्स वगैरह सुनेंगे, बार बार रिपीट मोड में उसी को वो यूज करते हैं। ये भी इकोलैलिया के कारण ही होता है। अब इकोलैलिया के कारण ये होता है, लेकिन इकोलैलिया डेवलप करने का क्या कारण होता है, ये सवाल होगा। तो इकोलैलिया डेवलप करने का सबसे बड़ा कारण है पेरेंट्स का अपना उसके बच्चे के स्पीच के लिए फोर्स करना। सबसे ज़्यादा आप लोग अनजाने में करते हैं, हम समझ सकते हैं कि आप अनजाने में करते हैं, लेकिन आप जो अभी एज ए लेमैन कोई भी हो, हम भी अगर एज ए पेरेंट्स हैं तो बच्चे में देखेंगे कि अच्छा बच्चा बोलता नहीं है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, इतनी ही सी प्रॉब्लम हमको दिखेगी। सेंसरी इशूज़ की समझ नहीं होगी। स्टार्टिंग में तो बच्चे उसी तरह के होते हैं सारे, तो समझ कहाँ से होगी। तो इसके लेके हम लोग को लगेगा कि अच्छा चलो उस पर काम कर लेते हैं। तो अब जैसे आपने जिस फील्ड में पढ़ाई करी, आप जिस फील्ड में अपना करियर बनाए, उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। अब इस फील्ड की नॉलेज आपको हो नहीं सकती है, थोड़ी बहुत नॉलेज अवेयरनेस से और यूट्यूब से और कहीं कहीं से आपको मिली तो थोड़ा समझ में आया कैसे कैसे क्या करें, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता हैं। तो इसलिए बच्चे पे काम किस चीज़ में करना चाहिए वो आपको नहीं पता।
आपको ये समझ आया कि स्पीच डिले है, बस इस पे काम करो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई गई कर दो, यही हम लोग कराते भी हैं। और इसमें हमको समझ नहीं आता कि कितनी मात्रा में, मतलब कितना उसको ये करें, कितनी बार उसको बोलने पे फोकस करें, ज़बरदस्ती कई बार करें, दिन भर उसको घेर के रखें, या फिर कुछ कुछ समय के लिए दें, कुछ अंतराल पे करें। ये सारी चीज़ें आपको सही प्रोसेस नहीं पता है। जिन बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होती है, अब उनमें क्या हो रहा है कि जो भी स्टिमुलस हो सकता है विजुअल स्टिमुलस प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो रहा, हियरिंग का ऑडिटरी स्टिमुलस प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो रहा, तो अलग अलग सेंसेस से हैं वो प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से बच्चे में सबसे पहले तो सेंसरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम, बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस नहीं, बच्चा रेस्टलेस टाइप है, वो स्थिर नहीं बैठता, इधर उधर भागते रहता। तो जब ये सब चीज़ें करता रहता और उसमें अब जब वो स्थिर ही नहीं बैठेगा तो चीज़ें सीखेगा नहीं। एक वर्चुअल से वर्ल्ड में अपना वो मोबाइल और अपना टीवी कार्टून ये सब के अपने ये में रहेगा, दुनिया में रहेगा, तो एक तो वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहा है, वो नई चीज़ें सीख नहीं रहा। इधर रियल वर्ल्ड से उसको कनेक्शन करना भी नहीं, उसको मतलब भी नहीं है इधर के रियल वर्ल्ड से, तो इसलिए उधर जो बच्चा जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए वो नई चीज़ें सीख नहीं पाते हैं। अब जो चीज़ें उन्होंने कार्टून कैरेक्टर्स में देख के सीखी, उनकी बोली, उनका जो एक्सेंट होता है कार्टून का, किसी खास कैरेक्टर को बच्चे पकड़ लेते हैं, उसी एक्सेंट में बात करते हैं, वो भी को ले लिया है, क्योंकि इमिटेशन का नेचर इंसान में होता है। हम किसी को देख के कॉपी कर सकते हैं। आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी होगा, फेवरेट कोई नेता होगा, तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, उसकी आवाज़ को, उसके स्टाइल को, उसके हेयर स्टाइल को, उसके ड्रेसिंग सेंस को, ये सारी चीज़ें कॉपी की जाती हैं। तो बच्चे भी वही करते हैं। तो इसीलिए अब चूँकि उनको ज़्यादा वर्ड पता नहीं है, जितनी चीज़ें उन्होंने सुनी वही बार बार रिपीट करते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है कि हम जो बार बार सिखा रहे हैं, व्हाट इज़ योर नेम, हाई फाइव दो, कहाँ घर है, क्या नाम है, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, ये जनरली यही सिखाने का होता है पेरेंट्स के पास। और बाद में वही चीज़ें रिपीट करने लगते हैं बच्चे, हर एक। अभी आपने बोला कि तुम्हारा क्या नाम है, और ये बोलने के साथ आप छींक दिए, बच्चा क्या करेगा, तुम्हारा क्या नाम है बोल के वो छींकने की एक्टिंग भी करता है। इस हद तक भी इकोलेलिया होता है। तो कारण ये सारी चीज़ें हैं कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई कि सेंसरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम, रेस्टलेस सा बच्चा, पहले उस पर काम नहीं करके हम बोलने पे ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम तो होनी है। अब चलिए, इसी में हमने बताया कि दो तरह का इकोलेलिया बताया, एक तो इमीडिएट इकोलेलिया, दूसरा डिलेड इकोलेलिया। एक और आता है इसमें मिटिगेटेड इकोलेलिया बोलते हैं। मिटिगेटेड इकोलेलिया में क्या होता है कि आपने जो बात बोली, वो दोनों पिछले दोनों जो बात मैंने बताई उसमें क्या है कि सेम टू सेम रिपीट करने का ये था, लेकिन इसमें आपने जो बात बोली उसमें थोड़ा अल्टरेशन होगा, थोड़ा अल्टर होगा और थोड़ा अल्टर करके बच्चा बोलेगा। जैसे आपने बोला कि तुमको कौन सा चॉकलेट पसंद है, कौन सी बिस्किट पसंद है, या फिर पापा को चाय दे दो, तो इसमें से एक दो चीज़ें वो चुनेगा, बाकी सब मतलब कि मिटिगेटेड मतलब होता है कि शॉर्ट कर देना, वो सारी चीज़ों को काट दिया और उसको शॉर्ट कर दिया। जैसे कि तुमको चॉकलेट कौन सा पसंद है, बस वो चॉकलेट पकड़ लेगा। बिस्किट कौन से पसंद है, बिस्किट पकड़ लेगा। चाय की बात आप कर रहे थे, जैसे पापा को चाय दो, पापा और चाय पकड़ लेगा, मतलब बस इतना ही। ये मिटिगेटेड इकोलेलिया होता है। तो बहुत सारे लोगों का कंप्लेन रहता है, और हमारे इकोलेलिया के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला भी सर बच्चे में इकोलेलिया है, उसको मैनेज कैसे करें, घर पे मैनेजमेंट कैसे करें। तो अभी हम बात करेंगे कि इकोलेलिया का मैनेजमेंट आप घर पे कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये समझना ज़रूरी होता है कि बच्चे में कब बोलवाने की ज़रूरत है, मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की ज़रूरत है, और कब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है ना कि चीज़ें समझाई जाती हैं, उसके आसपास की सारी चीज़ें, सराउंडिंग की चीज़ें उसको समझाई जाती हैं। वो सारी चीज़ों को के बारे में उसको अवेयर करना होता है। जैसे सिंपल सी बात कि सैकड़ों चीज़ें आपके घर में रखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें बच्चा जब तक जानेगा नहीं कि ये क्या है, 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 तो नहीं समझ पाएगा ना। इसलिए बोलते हैं ना कि 3 से 4 हज़ार वर्ड्स, 3 से 4 हज़ार वर्ड्स अगर बच्चे को आ जाते हैं तब एक मीनिंगफुल सेंटेंस वो बोल पाएगा।
तो अभी उसको 50 और 100 वर्ड्स ही बच्चे को पता हैं, और उतने में हम लोग बोलने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन पे, मतलब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे फोर्स करने लगते हैं। उसके लिए हम तो अपना फोर्स करते ही करते हैं, उसके लिए स्पीच थेरेपी वगैरह भी दे देते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट भी उसका जैसा नाम है, उसको ये लगता है कि मेरा काम ही है कि सिर्फ कैसे भी इसको ज़बरदस्ती कैसे भी बुलवा देना है, तो वो भी उसी तरह का फोर्स करते हैं। इसकी वजह से बच्चों में क्लियर डेवलप कर जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करें। सबसे पहले वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझने की ज़रूरत है। हम हमेशा बताते हैं कि बच्चा, फर्ज कीजिए कि कुछ दिन के लिए नहीं बोल रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी गूंगा है, लेकिन वो सारा काम आराम से कर रहा है, वो अपनी नौकरी कर रहा है, अपना जॉब कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा के लेके आ रहा है, अपना घर संभाल रहा है, बाल परिवार है उसका, सबको अच्छे से मैनेज कर रहा है, उसके घर में माता पिता दादा दादी जो भी हैं सबको मैनेज कर रहा है, समाज में उसकी अपनी एक रेपुटेशन है, अपना एक उसका ये है, एक अपनी दुनिया है जिसमें वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो बोल नहीं रहा। तो उसको क्या हो ना, रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखा जाएगा ना, क्योंकि वो सारा अपना परिवार संभाल रहा है, सारी दुनिया से अच्छे से बात कर रहा है, लोगों से अच्छे से घुल मिल रहा है, बस इतना ही सा है। हाँ, ये हो सकता है कि वो गूंगा हो, तो गूंगा रहेगा, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। ये एक बात हो गई। अब ऐसे ही बच्चों में देखा जाए कि कुछ दिन के लिए समझ लीजिए कि चलिए नहीं बोलेगा तो भी चलेगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेगा, मतलब सारी चीज़ें समझ लेगा, इंडिपेंडेंटली सारा काम करेगा। आप बोले पानी लेके आ जाओ, पानी लेके आ गया, जाओ वो बर्तन सिंक में डाल दो, सिंक में डाल दिया, नल बंद कर दो, नल खोल दो, वॉशिंग मशीन ऑन कर दो, फैन ऑन कर दो, टीवी ऑन कर दो, कर दिया। तो सिर्फ बोल नहीं रहा, बाकी ये सारी चीज़ें कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दिया, एडीएल इंडिपेंडेंटली अगर परफॉर्म कर ले रहा, ये सारी चीज़ें, तो बच्चा तो आपका ठीक ही है। उसके बाद सिर्फ लेके जाना होता है वर्बल कम्युनिकेशन पे, तब वहाँ आपको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी के लिए है, उसके लिए ओरोमोटर वगैरह जो भी कर सकते हैं आपको करना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने गूंगे का दिया, ठीक उसके उलट आप देखें कि एक पागल आदमी है जो कि दिन भर बड़बड़ 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 कुछ भी बोले जा रहा है, किसी को कुछ भी गाली दे रहा है, कोई कुछ उसको कह दे रहा है, उसको गाली दे रहा है, बिना किसी को कुछ कहे भी गाली दे रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ है, उसको समझ नहीं है, उसको प्रॉब्लम है, उसको मानसिक रूप से बीमार है वो, तो अभी उसको कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सही से बातों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, सही से चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, उसके कॉग्निटिव फंक्शन की प्रॉब्लम है, उसको कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर किसी भी चीज़ से एग्रेवेट हो जा रहा है, किसी को भी अनशंट गाली देने लग रहा है, मतलब उसका दिमाग नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। बोल वो क्लियरली रहा, तो बोल जब वो क्लियरली रहा है तो स्पीच तो उसमें है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि वो बोल क्या रहा। बोला जाता है ना कि जैसे कि बोलना सीखने में, बोलना आने में, बोलने में 1.5-2 साल का समय लगता है। बच्चा जन्म लेता है, 1.5-2 साल की एज से वो बोलना शुरू कर देता है, लेकिन क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना सीखने में पूरी उम्र गुजर जाती है। तो इसी तरह का कुछ ये है कि उस आदमी को नहीं पता कि किस तरह किससे कैसे बात करना है, वो बोले जा रहा है, क्लियर स्पीच है, उसकी कम्युनिकेशन क्लियर है, वो गाली पूरे फील के साथ दे रहा है, किसी पे गुस्सा है तो गुस्से से वो गाली दे रहा है, तो मतलब स्पीच तो उसमें है, कम्युनिकेशन तो उसमें है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं है। अपने घर वालों को गाली दे रहा है, किसी को ईंटा चला के मार दे रहा है, किसी को पत्थर चला के मार दे रहा है, तो वो है कि वर्बल तो ये है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो इसी तरह का आप जैसे चाहते हैं कि बच्चों को भी उसको बस अननेसेसरी कुछ बुलवा देना, समझ के नहीं बोलना और नहीं ये करना, तो फिर वो किसी काम का नहीं हुआ, वो यूजलेस हुआ। तो यूजलेस चीज़ें करने से फ़ायदा है कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा और बच्चे को आपने सही चीज़ सिखाया भी नहीं। तो इसीलिए जिन बच्चों में इक्वलिया डेवलप नहीं करा, उनके पेरेंट्स ज़रूर सतर्क हो जाएं कि बोलने पे प्रेशराइज नहीं करना। हाँ, बोलना है, मैंने ये नहीं मना किया कि बोलना नहीं है, लेकिन कुछ आप बोले तो उसके जवाब का इंतजार करें। ये नहीं कि बोलो 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 बोलो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ऐसे कि बच्चे को पूरी तरह से परेशान कर देते,
कि ये बोलो बाय बोलो बाय बोलो बाय बोलो सर को बाय बोलो मैम को बाय बोलो मैम को बोलो, नहीं बोल रहा, अगले दिन बोलेगा, घर पे सिखाएंगे, ज़बरदस्ती ये करेंगे, इरिटेट होगा और फिर उसके बाद वही बार बार बोलते 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 वही चीज़ें हार के वो क्या करेगा, वो रिपीट करना शुरू कर देगा। तो जिनके में प्रॉब्लम ये डेवलप नहीं करी वो लोग इस पे ध्यान दें कि ऐसा नहीं करना है। जब स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं हो तब भी स्पीच थेरेपी में डाल देना। ज़्यादातर ये जिन डॉक्टर्स के पास आप जा रहे हैं उनकी वजह से भी हो रहा है। वो मनी मेकिंग के लिए 3-4 थेरेपी के सेशन डाल देते हैं जबकि बच्चे को नीड नहीं है। मैंने कितनी बार समझाया है कि बच्चे को जब सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड हो तो उसको स्पीच ABA स्पेशल एजुकेशन में नहीं डालना होता। सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी सिर्फ उसमें डालिए। होम प्रोटोकॉल आप लीजिए, घर पे बच्चे के साथ काम कीजिए, उसका सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव कीजिए, बाहरी दुनिया का एक्सपोजर उसको दीजिए, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। ये नहीं कि उसको फ्लैश कार्ड में पिकॉक देख रहा है कि हाँ ये पिकॉक है, मतलब पिकॉक मीन्स मोर होता है, और सामने से आ जाए मोर तो उसको पता ही नहीं है कि ये सफ़ेद मोर है और ये कौन सा मोर है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग वेराइटीज़ आप बाहर जब लेके जाएंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाएंगे तभी समझ में आएगी। बच्चा बाइक अगर समझ रहा है तो बाइक में भी अभी स्कूटी अलग चीज़ होता है, स्कूटर अलग चीज़ होता है, इसकी जितनी वेराइटीज़ हैं वो सारी चीज़ें बच्चा सीखेगा तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएगा ना उस, नहीं तो सारी चीज़ों को वो एक ही तरह से समझेगा बच्चा। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी ध्यान दीजिए जब बच्चे को वो नीड है, मतलब कि उसमें सेंसरी इश्यूज हैं तो स्पीच पे ध्यान नहीं देना। अब बात करते हैं कि जिनके बच्चे में इकोलैलिया डेवलप कर गया उसमें क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, यही सवाल ज़्यादातर लोगों का है। तो इसको थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि इकोलैलिया डेवलप कर गया तो रूट कॉज देखिए कि क्या हुआ, आपने ज़बरदस्ती फोर्स किया था, तो इस बात को ध्यान में रखिए। अगर स्पीच थेरेपी की वजह से वो उस तरह का डेवलप किया, इस बात को भी ध्यान में रखें। 2 चीज़ें आ रही हैं। कुछ चीज़ें हैं कि जैसे तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो कार्टून वगैरह बहुत देखा है, स्क्रीन टाइम बच्चे का ज़्यादा रहा है, उसकी वजह से उसने कार्टून कैरेक्टर पकड़ लिया, बार बार वही रिपीट कर रहा। 3 कारण दिखे यहाँ पे। अब तीनों फैक्टर्स ये होते हैं एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। इनको रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आप अपनी तरफ से जो आप कर रहे थे, आपकी वजह से अगर कुछ हो रहा है तो आप तो बिल्कुल रोक दें। सिर्फ कमांड फॉलोइंग पे ध्यान दें कि कमांड फॉलो ले वे, सारी चीज़ों को समझे, नॉन वर्बली कम्युनिकेट करें। एक चीज़ ये। दूसरा चीज़ कि स्पीच थेरेपी की वजह से अगर प्रॉब्लम आई, आपको लगा कि स्पीच थेरेपी बहुत दिन कराया उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, स्पीच थेरेपी तुरंत के तुरंत रोकें और स्पीच थेरेपिस्ट के पास नहीं जाके किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं जो BA SLP किए हुए होते हैं, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ये स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं और ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं। वो प्रॉपर असेसमेंट करेंगे कि इकोलैलिया है तो किन किन कारणों से ये बढ़ रहा है, ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं और इनको कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। स्पीच थेरेपिस्ट के पास नहीं। अभी फ़र्क आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि स्पीच थेरेपिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट क्या होता है। स्पीच थेरेपिस्ट मतलब कि इस फील्ड में सर्टिफिकेट होल्डर भी, डिप्लोमा होल्डर भी जनरली लोग रख लेते हैं कम पैसा देने की वजह से, उनको रख के और तब उनसे ये कराते हैं और फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन लगता है कि चलो ये तो सालों साल का प्रोसेस है, थोड़ा बहुत ये भी हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ज़्यादातर स्पीच थेरेपिस्ट की वजह से, जो कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर होते हैं। उनसे अलग स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काफ़ी हद तक आपको सही प्लान देंगे और उसके बाद उनके गाइडेंस में अगर आप स्पीच थेरेपी करा रहे हैं, अगर वो समय दे के स्पीच थेरेपी कर रहे हैं तो बच्चे में इकोलैलिया रिड्यूस हो जाएगी और क्या है कि उसमें और लैंग्वेज प्रॉपर डेवलप करने का चांस है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आने का चांस है। तीसरी बात जो हम लोग कर रहे थे कि जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से हो रहा था, तो स्क्रीन टाइम जितना जल्दी से जल्दी आप 0 करेंगे बच्चे के लिए उतना ही वो इफ़ेक्टिव होगा।
क्योंकि अगर आप 1 घंटे के लिए थेरेपी के लिए कहीं लेके जा भी रहे हैं और स्क्रीन टाइम उसका फिर 2-4-5 घंटे दिन में रह रहा है, तो वो जो चीज़ें वहाँ ये करी जाएंगी उसको भूल के फिर उसी अपने वर्चुअल वर्ल्ड में वो आ जाएगा और वहाँ से फिर वही इमिटेट करना और ये करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ करें। इसके बाद आप क्या करें कि ओरोमोटर स्टिमुलेशन, बच्चा जब भी बड़बड़ 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 कुछ बोल रहा है उसको पहले डिस्ट्रैक्ट करें, किसी दूसरे जगह पे लेके जाएं। कोई भी सेंसरी स्टिमुलस उसको दे सकते हैं, मुंह पे पानी फेंक दें, आइस क्यूब लेके उसके कपड़े में डाल दें, ये सारी चीज़ें उस पर करें ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उधर से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद उसको ब्लोइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे और ओरोमोटर स्टिमुलेशन पे, टंग के एक्सरसाइज पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों में स्पीच क्लियर नहीं होने की वजह ये भी होती है, इको ले लिया तो वो कर लिए, थोड़ा बहुत सुने तो वो, लेकिन प्रॉपर स्पीच नहीं आने की वजह ये भी होती है कि फेशियल मसल का वीकनेस होना, टंग प्रॉपरली मूव नहीं करना, कुछ कुछ बच्चों में टंग टाई की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें जब तक ये नहीं होंगी, ये सपोर्टिव चीज़ें हैं, ये जब तक प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक स्पीच क्लियर, बच्चे का स्पीच और कम्युनिकेशन प्रॉपर बच्चे में डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, तब जाके इकोलेलिया आप रिड्यूस करके उसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ लेके जा सकते हैं। अंत में 2 चीज़ों पे ध्यान देने के लिए कहेंगे कि सबसे पहला ये कि जब बच्चे में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो तो वर्बल पे नहीं लेके जाइए, और वर्बल के लायक हो गया वो कब हो गया, जब सारे इश्यूज उसके ख़त्म हो गए, सिटिंग प्रॉपर है, वो बढ़िया से समझ रहा है बातों को, तब उसमें स्पीच पे लेके जाएंगे, लैंग्वेज पे लेके जाएंगे, तो प्रॉपर बच्चे में डेवलप करेंगे। नहीं तो इसकी वजह से इकोलेलिया डेवलप कर सकता। अब कुछ कंफ्यूजिंग बातें भी इसमें हो गई हैं कि जैसे आपको कैसे समझ में आएगा कि बच्चे को इकोलेलिया डेवलप कहाँ से करा, तो वो आपको समझ में नहीं आना है। मैंने जैसा बताया कि उसके एक्सपर्ट के पास आप लेके जाएं। अभी जो लोग हमारे साथ हमारे सेशन में जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे इस दिए हुए नंबर पे 2 PM to 4 PM में कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। हमारे सेशन में जुड़ने के बाद क्या होगा कि ऑनलाइन आपके बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट के बाद होम प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसके बाद मंथली सेशंस में आप हमारे प्रैक्टिकल सेशंस में जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, सारे जिस फील्ड की ज़रूरत है, जिस तरह की ज़रूरत आपके बच्चे को होगी उसके लिए उस फील्ड के थेरेपिस्ट हैं और उनसे आपको ये करना होता है। ऑनलाइन उसका सेशन होता है और हम ज़्यादातर फोकस करते हैं कि आप जो पेरेंट्स हैं वो पूरी तरह से अवेयर हों, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उस चीज़ को समझें। इस पे थोड़ा सा समय और लेंगे। अभी आज ही मेरे पास आए थे लोग यहीं पटना ही से, वो मेरे पास रेगुलर अभी क्लिनिक में आ रहा है बच्चा उनका। मुंबई में उन लोग रहते हैं, कई सालों से थेरेपी कहीं कहीं करा रहे थे। आज से 3-4 महीने पहले हमारे ऑनलाइन सेशन में वो आए। बच्चे को एसेस करने के बाद हमने पूछा भी कि मतलब प्रोटोकॉल में क्या क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि जैसे बच्चे में एक तो ऐसे रेस्टलेसनेस थी, सिटिंग इंटॉलरेंस थी, और उसमें जंपिंग किसी ने बताया था, किसी डॉक्टर ने बताया था कि जंपिंग इसको कराना है। अब जब वो बच्चा जंपिंग कर रहा है तो उसके क्या हो रहा है ना कि वो ट्रिगर का काम कर रहा है, वो और उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ लॉजिक क्या दिया जा रहा है कि जितनी जंपिंग करेगा वो धीरे धीरे स्थिर होगा, मतलब वो थकेगा तो स्थिर होगा। इलॉजिकल बात। उसके लिए आउटडोर गेम खिलाएं, उसको एक जगह पे जंप कराएंगे तो और एक्साइटेड होकर बच्चा और जंप करेगा ना। तो ये पहले मैंने देखा था कि कुछ लोग ऐसे लोग, लेमैन लोग, जो कि बच्चे के नाम पे अपना चैनल बना के रखे हैं, वो ऐसा बात करते थे। अब डॉक्टर्स भी ऐसा बात करने लगे, तो इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। और कैसे आपको समझ में, आज उन लोगों ने आए थे मेरे से मिलने, उन लोग कुछ बात बता रहे थे, कुछ पूछना था, तो रिव्यू के लिए आए थे। उन्होंने बोला कि सर पहले तो बोला गया था कि मतलब जंप कराना है बॉल पे, ट्रैम्पोलिन पे, आप लोगों ने मना किया कि जंप नहीं कराना। अब हमको समझ नहीं आ रहा कि हम जंप कराएं क्योंकि उस डॉक्टर ने बोला है, कि नहीं कराएं क्योंकि आपने बोला है। तो मैंने बस यही समझाया कि सवाल पूछना सीखिए। सवाल पूछना किसी से भी, आप मेरे से सवाल पूछें, कोई भी बात अगर हम आपको प्लान बता रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये तो होना चाहिए ना। अच्छा, मान लिया कि जंपिंग करना है, ये मैंने बोला, फिजियोलॉजिकल चेंजेज क्या होंगे बच्चे के बॉडी में। जंपिंग नहीं करना है,
उसको बैठा के कंप्रेस करके रखना, पकड़ के रखना, उससे फिजियोलॉजिकल चेंजेज क्या होंगे, ये पूछना आपका हक है। तो उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जब तक आपको नहीं मिले तब तक आप समझिए कि सही जगह पर आप नहीं हैं। तो जिन लोगों को भी किसी भी तरह का सवाल होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अब हम ये कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप सवाल भेजें। अब कुछ लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो आप कहाँ रहते हैं, आपकी फ़ीस कितनी है, तो फला ढिमका बहुत सारा सवाल उन लोग पूछते रहते हैं। ये भी इलॉजिकल सवाल है। हम कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं है, नंबर दिया हुआ रहता है कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं, कभी कभार एडिटिंग में नंबर छूट जाता है, नहीं डाला जाता, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर ले लें व्हाट्सएप का, उस पर मैसेज कर लें, सारा प्रोसीजर समझ लें क्या क्या कैसे ज्वाइन करने का होता है। एड्रेस भी उसमें लिखा रहता है। इसके अलावा हम कहाँ रहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। फ़ी क्या है वो भी आपको बता दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हम इसी पे बात करते रहें तो मेन टॉपिक हमारा छूट जाएगा। तो जो लोग भी हमारे साथ हमारे सेशन में जुड़ना चाहते हैं, मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया में सहभागी बनना चाहते हैं, वो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजें, आपको नंबर वहाँ पे दे दिया जाएगा, आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा, आप हमारे सेशन में जुड़े। और फिर उसके बाद बच्चे का असेसमेंट करने के बाद हम एक प्रॉपर होम प्रोटोकॉल आपको देते हैं। आप घर से ही मैनेज कर सकते हैं काफ़ी हद तक बच्चे को। तो इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।